हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AM to PM क्लासेज। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट यानी पॉलिटी का एक चैप्टर शुरू किया है, जिसके तहत हमने 1773 का एक्ट और उसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में प्रीवियस वीडियो में जाना था। आज की इस वीडियो में हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं सीधे अपने पॉइंट्स पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एडमंड बर्ग के नेतृत्व में लाया गया था। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 73 के में जो कुछ प्रावधान रह गए थे, यानी जो उनकी जो कमियां उसमें रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट की तो शुरुआत यहीं से हो जाती है। दूसरी बात ये कि इसको बनाने वाले कौन थे, तो वो थे एडमंड बर्ग, नाम याद रखिएगा। दूसरा इसका पॉइंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कलकत्ता की गवर्नमेंट को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। कब? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। हमने 73 में भी पढ़ा था कि जब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो वहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया था और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। अब यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने क्या कहा कि कलकत्ता की गवर्नमेंट को कह दिया कि तुम अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि यानी कानून भी बना पाओगे, यानी उसका अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया। इसके अलावा जो जीजी मैंने लिखा है इसका मतलब है गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट के बीच संबंधों का सीमांकन करना भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट का एक प्रमुख या मुख्य उद्देश्य हम मान सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट पे यह रोक लगा दी कि कंपनी के कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और क्योंकि कलकत्ता से ही सारी जो उसका गवर्नर जनरल, उसकी जो परिषद में 4 सदस्य थे वो भी वहीं पर थे। तो जो कंपनी के कर्मचारी थे, क्योंकि एक्ट ये जो आ रहे थे वो कंपनी के कर्मचारियों पर ही था, तो उनके ऊपर जब भी कोई कार्यवाही होती थी तो वो बीच में फंस जाते थे कि उनके ऊपर कार्यवाही तो दोनों तरफ से हो रही है। तो इसी वजह से उन दोनों की तरफ से कार्यवाही ना हो तो उन्होंने इसमें एक प्रावधान ही कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करेगी, बल्कि उनके ऊपर जो कार्यवाही करनी होगी वो गवर्नमेंट जनरल की, जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी वो करेगी। ठीक है, परिषद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय बहुमत से ही ये मत निकलता था कि कैसे कार्यवाही होगी या नहीं होगी, या जो भी बहुमत होता था उस समय, यानी कि 81 के एक्ट में गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 4 ही सदस्य अभी तक भी थे, उनमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके अलावा जो प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील थी वो गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी, यानी कि जो प्रांतों में जो न्यायालय खुले होते थे उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध जो है अपील की जा सकती थी। कहाँ? तो वो वहाँ गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी। और जो लास्ट इसका पॉइंट है वो ये कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब काउंसिल जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुना सकती थी, ना कोई कार्यवाही कर सकती थी। ठीक है, तो ये इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए अब आगे चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की तरफ। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बनाने वाले जो थे वो थे विलियम पिट, और वो उस समय ब्रिटेन के PM भी थे, सबसे कम उम्र के माने जाते हैं। ठीक है, कि विलियम पिट जो थे वो ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के बनने वाले PM थे। तो उन्होंने 1784 का एक्ट बनाया जिसे अपना ही नाम दिया, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स थे वो हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पहली बार राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्यों में विभक्त कर दिया गया, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, इन 2 मामलों में विभक्त कर दिया, यानी यहीं से दोहरी प्रणाली की भी शुरुआत हो गई। ठीक है, अगर आपसे सवाल आए कि दोहरी प्रणाली की शुरुआत कौन से एक्ट के तहत हुई, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784, बनाने वाले विलियम पिट। ठीक है, तो
कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें 6 सदस्य होते थे और राज्य का सचिव बोर्ड का अध्यक्ष होता था। ठीक है, याद रखिएगा कि बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता था, तो राज्य के जो सचिव होते थे वो ही उसका अध्यक्ष होता था। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि दोहरी प्रणाली थी। तो जो कंपनी का प्रतिनिधित्व करते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, और जो क्राउन की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते थे। ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके होते थे, ये याद रखिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वो कंपनी का प्रतिनिधित्व करते थे, और जो क्राउन के जो ब्रिटेन की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे होते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए 3 निदेशकों वाली एक गुप्त समिति बनाई गई थी। ठीक है, एक गुप्त समिति बनाई गई थी, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, गवर्नर जनरल की परिषद अब 3 सदस्यों वाली कर दी गई। मैंने आपको जब 81 का एक्ट अभी बताया तो उसमें बताया था कि अभी भी वहाँ पर 4 सदस्यों वाली, मतलब एक गवर्नर जनरल उसके 4 सदस्यों वाली परिषद थी। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो वहाँ पर गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको 3 उसमें सदस्य कर दिए गए। वजह साफ थी कि बहुमत वहाँ पर मिलना मुश्किल होता था 4 सदस्यों में, जबकि 3 सदस्यों वाले में बहुमत मिलना आसान हो गया। और क्योंकि जब 81 का और जो 73 का एक्ट था वहाँ पर गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को भी मत देने का अधिकार दे दिया गया। तो अब यहाँ पर जो बहुमत होता था वो आसानी से प्राप्त हो जाता था, यानी यहाँ पर अब गवर्नर जनरल को भी शक्तियाँ प्रदान करना शुरू किया गया। पहले में गवर्नर जनरल के पास शक्तियाँ कम होती थी, उसकी परिषद के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद 3 सदस्यों वाली हो गई, मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिल गया और उसको भी मिल गया, और बहुमत अब मिलना आसान हो गया। ठीक है, और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि भारत में अब ब्रिटिश संपत्ति शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ वो पिट्स इंडिया एक्ट के में ही इसकी शुरुआत हुई। यानी भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ। तो यहाँ पर हमने अपना 1773, 1781, 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया है। इसके आगे के जो एक्ट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तब तक के लिए, आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।